हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। इसके पहले मैंने आपको दिव्यांगता चैप्टर पढ़ाया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको सैटरडे को करवाए। आज मैं आपको फसल उत्पादन चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। फसल आप जानते हो, खेती जो हम लोग करते हैं। तो फसल उत्पादन का मतलब हुआ खेती करने के लिए हमारे पास क्या क्या नए नए उपकरण हो सकते हैं, क्या तकनीक हो सकती है जिससे अच्छी से अच्छी हमें फसल प्राप्त हो, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है, क्या क्या दवाएं डालनी चाहिए, क्या उर्वरक डालने चाहिए, अगर कीड़े उत्पन्न हो गए तो उसको कैसे विनाश किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले भूमि यानी मिट्टी की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, फिर किस तरह के बीजों को हमें वहाँ पे डालना है, उसकी बुआई कैसे होगी। मृदा यानी मिट्टी के पोषक तत्व क्या होते हैं ये हम जानेंगे। उर्वरक यानी खाद, और रोगाणु नाशक यानी रोगाणु को मारने के लिए क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो मिट्टी के लिए क्या है, कोई भी पौधे को उगने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो इसलिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि नाइट्रोजन को हम कैसे मिट्टी में बचा के रख सकते हैं, और अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसके लिए हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। सिंचाई, कटाई एवं मढ़ाई, मतलब हम सिंचाई कितनी करें, कटाई कैसे करें अनाज का भंडारण कैसे करें। फसल सुधार की विधियां और हरित क्रांति जो होती है वो खेती से संबंधित होती है। हरित यानी ग्रीन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो खेती से रिलेटेड है, जबकि वाइट रेवोल्यूशन जो है वो दुग्ध क्रांति होती है। सफ़ेद क्रांति जो होती है वो दूध से रिलेटेड होती है। जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ देखिए ज़्यादातर लोग जो है गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव से जो बिलोंग करते हैं तो वो खेती ज़रूर करते हैं। तो कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70% आबादी जो है कृषि पर ही निर्भर करती है। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान होती है। यह सभी कृषि पर आधारित है। रोटी भी हमें कहाँ से मिलती है, खेती करने से ही प्राप्त होती है। मकान भी हमें, और कपड़ा भी। तो आप जानते हैं कि कृषि की शुरुआत कैसे और कब हुई। प्राचीन काल में मानव अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता था और जंतुओं को मारकर तथा उपलब्ध फल फूल इत्यादि से अपनी भूख मिटाता रहता था। ऐसा अनुमान है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व जब मानव ने नदी के किनारे बसना शुरू किया, तभी से उसने खाद्य पदार्थों को उगाने के तरीके खोज निकाले और यहीं से कृषि की शुरुआत हुई। सभ्यता के विकास के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार हुए और अनाज, फल और सब्जियों के पौधे उगाए जाने लगे। किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे खेत में आप देखिए गेहूं की फसल है, चावल की फसल है ना, तो ये सब आपकी एक जैसे पौधे जो हम लोग लगाते हैं या उगाते हैं तो वो क्या कहलाती है, फसल कहलाती है। जैसे गेहूं की फसल है, आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों की फसल है, फलों और फूलों की फसल है। तो जो जो मतलब जैसे हम लोग घरों में अगर लगाना है तो एक एक पौधा लगाते हैं, परंतु जब गांव में खेती की जाती है तो एक एक खेत में जो है एक एक तरह के बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि सभी फसलें एक ही ऋतु में भली प्रकार नहीं उगती। हर मौसम में हर चीज़ तो नहीं मिलती ना, कभी कुछ मिलता है। तो मौसम के अनुसार फसलें भी अलग अलग किस्म की होती हैं। जैसे जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल जो होती है खरीफ की फसल होती है। जून से अक्टूबर में जो उगाते हैं हम लोग उसे खरीफ कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मक्का, चावल, मूंगफली इत्यादि बोते हैं। नवंबर से अप्रैल माह तक बोई जाने वाली जो होती है वो रबी की फसल होती है। इसमें हम लोग गेहूँ, सरसों, चना, आलू इत्यादि बोते हैं। और मार्च से जून मतलब 3 बार फसलें बोई जाती हैं। मार्च से जून तक जो है वो क्या होती है, जायद होती है। तो इसमें मूंग और उड़द इत्यादि बोते हैं। तो एक हो गई रबी, खरीफ और जायद। तो रबी कब से है, नवंबर से लेके अप्रैल तक है। और फिर खरीफ कब है, आपकी जून से लेके अक्टूबर तक है। और मार्च से जून तक जो होती है जायद होती है। अच्छी पैदावार के लिए हमारे किसान चरणबद्ध तरीके से खेती करते हैं, यानी कि किसी भी मौसम में कुछ भी लगा दिया। जिस मौसम में जो चीज़ें उगती हैं उसी को ही लगाते हैं। इसके लिए आगे हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। अब पहले है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। फसल बोने का पहला चरण है खेत में मिट्टी तैयार करना, क्योंकि पौधे मिट्टी से ही जल और एवं आवश्यक पोषण पदार्थ जो है ग्रहण करते हैं। मिट्टी की दरअसल कई किस्में होती हैं। जैसे मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी कहते हैं।
जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। अब बलुई और चिकनी मिट्टी का मिश्रण जो है वो दोमट मिट्टी कहलाता है। जब पेड़ पौधों की पत्तियों, कीट पतंगों तथा गोबर आदि के सड़ने गलने से बना ह्यूमस मिट्टी में मिल जाता है तो तीनों प्रकार की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो यानी इसका मतलब हम लोग अगर गोबर की खाद उसमें हम मिला देते हैं तो सभी मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती है। भूमि में मिट्टी के कण छोटे बड़े आकार के होते हैं। इन्हें एकसार करने के लिए सर्वप्रथम खेत में हल द्वारा जुताई की जाती है और जुताई से मिट्टी के बड़े कण छोटे कणों में टूट जाते हैं और मिट्टी पोली हो जाती है। उथली जुताई हैरो नामक यंत्र से की जाती है। ये तिकोनिया हैरो है, हल जैसा है, इसको खींचते हैं तो पूरे खेत में जो है मिट्टी उथल पुथल हो जाती है। उथली जुताई हैरो नामक यंत्र से की जाती है। इससे मिट्टी में वायु संचरण की वृद्धि बढ़ जाती है और अनावश्यक पौधे खरपतवार जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी के उलटने पलटने से उसकी जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। फिर भूमि को समतल बनाने के लिए लकड़ी का पाटल चलाया जाता है। समतलीकरण के कारण भूमि की नमी जो है सुरक्षित रहती है। अब अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की किस्म के आधार पर फसल का चुनाव किया जाता है। जैसे बलुई मिट्टी जो है वो तरबूज, खरबूजा, मक्का, बाजरा आदि के लिए उपयुक्त है। चिकनी मिट्टी में धान, सनई, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और दोमट मिट्टी में गेहूं, चना, मटर, टमाटर इत्यादि हम लोग की फसल जो है बोई जाती है। अब आता है बीजों का चुनाव और उसकी बुआई कैसे करते हैं। तो खेतों की मिट्टी तैयार करने के बाद बीजों का चयन करके मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। स्वस्थ और अच्छे बीज चुनकर डालने से फसल की गुणवत्ता बनी रहती है। अच्छे बीजों का चयन का परीक्षण निम्नवत तरीके से करते हैं। जैसे उदाहरण, गेहूं के 100 ग्राम बीज लेकर इन्हें जल से भरे कटोरे में डालिए तथा कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद अवलोकन करेंगे, कुछ बीज तली में बैठे हुए होंगे तथा कुछ तैरते हुए दिखाई देंगे। जो बीज तैर रहे हैं वे अंदर से खोखले होने के कारण हल्के हैं। ऐसे कीड़ों के खाने के कारण हो सकता है। ये बीज स्वस्थ नहीं होते, अतः ये बुआई के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके विपरीत तलहटी में बैठे बीज स्वस्थ होते हैं और बुआई के लिए उत्तम होते हैं। बीजों के चयन के उपरांत बुआई की जाती है। बुआई के कई तरीके हैं। जैसे कुछ पौधों के बीज छितरा कर बोए जाते हैं, जैसे बाजरा, मक्का आदि। कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं। इसके लिए डिबलर तथा बीज बेधक यानी सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जाते हैं। गहराई तक बोए जाने से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती। बीजों के बीच उचित दूरी का भी ध्यान रखा जाता है ताकि पौधों का पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जल तथा पोषक तत्व प्राप्त हो सके। धान उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है। धान की बुआई के लिए किसी छोटे भूभाग पर पौधघर में धान के बीजों को बोया जाता है। जबकि इन छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं, स्वस्थ पौधों के खेत में रोप देते हैं। इस फसल को खेत में खड़े पानी की आवश्यकता होती है। किसान ध्यान रखते हुए रोपाई के समय पौध को मध्य उचित दूरी रखते हैं और बुआई के उपरांत बीज मिट्टी में पोषक तत्व प्राप्त करके वृद्धि करते हैं। जैसे ये देखिए, ये है सीड ड्रिल। इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, बराबर दूरी पर गहराई तक जो है वो आपके बीज बोए जाते हैं। और डिबलर है, इसके द्वारा भी वही काम करते हैं हम लोग। मृदा के पोषक तत्व और उर्वरक। मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी से जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। यदि मिट्टी में पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा उपस्थित नहीं है तो फसलों की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, मुख्य पोषक तत्व। इसमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। गौण पोषक तत्व क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं और पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा कम मात्रा में होती है। और सूक्ष्म पोषक तत्व, पौधों को कुछ पोषक तत्व जैसे लोहा, तांबा, जिंक आदि की अति सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। फिर भी इनकी कमी होने से पौधे की वृद्धि एवं विकास एवं फसल की पैदावार प्रभावित होती है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित हो जाती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी फसल
दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है, जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। इसे फसल चक्रण कहते हैं। इसी प्रकार कपास और मूंगफली भी साथ साथ लगाए जाने की परंपरा है। भूमि की उर्वरा शक्ति कुछ सीमा तक इन प्राकृतिक और पारंपरिक उपायों में से सुरक्षित रह सकती है, लेकिन मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक खाद का भी इस्तेमाल किया, जैसे गोबर की खाद डालते हैं या उर्वरक है, ये सब डाले जाते हैं, यूरिया है। तो खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। पौधों तथा जानवरों के अवशेष जैसे गोबर, बेकार शाक सब्जी, पौधे, पत्तियां तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ खाद कहलाते हैं। इन अवशेष पदार्थों को एक गड्ढे में एकत्रित करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार की गई खाद कंपोस्ट कहलाती है। खाद के माध्यम से पोषक तत्व यदि पूरे न पड़ते हो तो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उर्वरक ऐसे लवण अथवा कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन आदि उपस्थित होते हैं। प्रमुख रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सुपर फॉस्फेट है, ऑफ लाइम है इत्यादि होते हैं। इनमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है। उर्वरक जल में अति घुलनशील होते हैं, इस कारण पौधों की जड़ों तक आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और पैदावार बढ़ाने में अत्यधिक सहायक होते हैं। अलग अलग फसलों के लिए उर्वरक भी अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दलहनी फसलों को नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन पौधों की नाइट्रोजन की ज़रूरत उनकी जड़ों में स्थित जीवाणु की सहायता से नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा पूरी हो जाती है। आइए जाने कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो अब नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन चक्र का मतलब है कि आपका मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना। तो नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा में लगभग 79% उपस्थित है, फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर पाते। ये हमेशा मिट्टी से ग्रहण करते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजनी स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको घुलनशील नाइट्रेट्स में अगर हम बदल दें और वो मिट्टी में चला जाए, मिट्टी में जाने के बाद मिट्टी से जो है वो पौधे उसको ग्रहण करें, तो इसे हम लोग नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। पौधे नाइट्रोजन के और नाइट्रेट्स के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त करते हैं। क्या क्या विधियां हैं देखिए। एक होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे एजोटोबैक्टर और बैक्टीरिया वायुमंडल के नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। इसके अलावा दलहन कुल के पौधों की जड़ों की गांठें पाई जाती हैं जिसमें सूक्ष्म जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। ये जीवाणु वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं, जिसका उपयोग जो है पौधों द्वारा किया जाता है। दूसरा है तड़ित एवं वर्षा द्वारा। जब तेज़ वर्षा के समय बिजली कड़कने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, और यह अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर गिरता है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम को उनके घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देता है और जल में घुलकर ये लवण जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और तीसरा होता है रासायनिक उर्वरक द्वारा कि वायु की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित की जाती है और उर्वरक के रूप में इनका इस्तेमाल भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। उपयुक्त विधियों द्वारा वायु की नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में पौधों द्वारा इस्तेमाल होकर भोज्य पदार्थों में जाती है और भोजन के रूप में जंतुओं में पहुंचती है। पौधे और जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्म जीव द्वारा इनका अपघटन होता है और नाइट्रोजन पुनः वायु में मिल जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसके द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो स्थिर बनी रहती है। अब आता है कि पौधों की हमें सिंचाई कैसे करनी चाहिए। तो मिट्टी के पोषक तत्व जल के माध्यम से ही पौधों में पहुंचते हैं, अतः फसलों की निश्चित समयांतराल पर की जाने वाली जल आपूर्ति को हम लोग सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के लिए जल आपूर्ति के कई स्रोत हैं, जैसे नहर, नदियाँ, कुएं, ट्यूबवेल, वर्षा इत्यादि। इन स्रोतों से जल प्राप्त कर फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। फसलों की अनियमित अथवा अनावश्यक सिंचाई से फसल नष्ट हो जाती है। कभी कभी सूखे या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी फसलों को नष्ट कर देती हैं। मिट्टी की प्रकृति भी सिंचाई को प्रभावित करती है। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता से अधिक होती है। मिट्टी की प्रकृति तथा फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है।
अब है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण का मतलब हुआ खेत में जो चीज़ हमने लगाई है उसके अलावा भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं जो कि अननेसेसरी होते हैं, जो कि आपका मिट्टी से पोषक तत्व वगैरह ग्रहण करते रहते हैं। तो हमें जो मेन फसल है उसको उतना पोषक तत्व नहीं मिल पाता। तो हमें क्या करना चाहिए, जो खरपतवार निकले तो उसको हमें हटाते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि खेत में फसल के पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं और फसल की उत्पादन क्षमता को कम करते रहते हैं। इसे खरपतवार कहते हैं। यह भी भूमि से जल और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और जिसके मुख्य फसल प्रभावित होती रहती है। खरपतवार को खेत से हटाना ही खरपतवार नियंत्रण कहलाता है। खरपतवार को कुछ रसायनों जैसे 2,4-D तथा मेटाक्लोर द्वारा भी नष्ट किया जा सकता है। तैयार हो रही फसलों को पक्षियों, चूहे, इल्ली, टिड्डों आदि से बचाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। पक्षियों को उड़ाने के लिए खेत में एक काक भगोड़ा, आपने देखा होगा, एक पुतला जैसा खड़ा कर देते हैं जिससे पक्षी डर के भाग जाते हैं। पक्षियों को उड़ाने के लिए काक भगोड़ा खड़ा किया जाता है और ढोल बजाया जाता है। अन्य पीड़कों के लिए पीड़कनाशी, फफूंद के लिए फफूंदनाशी, खरपतवार के लिए खरपतवारनाशी का इस्तेमाल किया जाता है। अब कटाई व मड़ाई कैसे करते हैं हम लोग। तो फसल पकने के या तैयार होने के बाद फसल उत्पादन को काटना कटाई कहलाता है। फसल को हाथों द्वारा या हंसिए या दराती की सहायता से काटा जाता है। देखिए ये साधारण हंसिया है और दांतेदार हंसिया है। काटा जाता है। धान और गेहूं की कटाई के लिए यंत्रों का प्रयोग करते हैं और फल तथा हरी सब्जियां हाथ से तोड़ी जाती हैं। फसल के दानों से भूसा अलग करने को मढ़ाई कहते हैं। अक्सर कटाई तथा मढ़ाई का कार्य विशेष यंत्र कंबाइन द्वारा किया जाता है। गेहूं की मढ़ाई थ्रेशर से की जाती है। धान के लिए पैडी थ्रेशर का प्रयोग करते हैं। छोटे किसान फटक कर बीजों के भूसे को अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया में भूसे के हल्के तिनके हवा में के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं और बीज भारी होने के कारण भूमि पर सीधे गिरते हैं। अब जो हमारे बीज प्राप्त हुए, अब उनका भंडारण हम कैसे करेंगे। उपरोक्त पद्धतियों द्वारा फसल उत्पादन के पश्चात उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण चरण है। चूहे, कीड़े तथा अन्य छोटे जीवों को से उपज को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर एक अन्य भंडारण के लिए उन्नत भंडारों, धातु के बर्तनों तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज, दालें इत्यादि को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप पर 0 से -1 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। उचित भंडारण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उचित भंडारण द्वारा वर्ष भर खाद्यान्न की उपलब्धता रहती है। दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधापूर्वक खाद्य पदार्थ पहुँचाए जा सकते हैं और कीड़ों और कवकों द्वारा खाद्यान्न को हानि से रोका जा सकता है। और यदि कभी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाए तो उचित रूप से भंडारित अनाज जनता को उपलब्ध भी कराया जा सकता है। तो खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI के माल गोदाम में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब बच्चों इतना आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद हरित क्रांति और थोड़ा सा चैप्टर बचा है, उसको हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसको शेयर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।